Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 22 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. आज हम कवर करेंगे इंटरप्ट्स एंड हुकिंग एंड इंटरप्ट। इंटरप्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? कुछ इवेंट्स होते हैं जो प्रोसेसर के बाहर से अकर होते हैं और प्रोसेसर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो जो हमारे पास इंटरप्ट्स होते हैं वो एक तो एसिंक्रोनस होते हैं और दूसरा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल का से मुराद ये है कि किस उनका पता नहीं होता, कभी भी कोई इंटरप्ट जनरेट होकर प्रोसेसर को इंटरप्ट आ जाए। दूसरा एसिंक्रोनस होते हैं। सिंक्रोनस इवेंट्स वो होते हैं जो साइड बाय साइड अगर कर रहे हो, तो एसिंक्रोनस इवेंट वो होंगे जिनको प्रोसेसर से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेसर के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एकदम वो आ जाते हैं और प्रोसेसर की वर्किंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो इंटेल का जो 8088 आर्किटेक्चर है, इसके अंदर इंटरप्ट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और हार्डवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो हैं वो रियल इंटरप्ट्स हैं, ये एक्सटर्नल वर्ड से मतलब जनरेट होते हैं, जैसे इंटरप्ट की असल जो डेफिनेशन है। तो जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं बेसिकली वो आउटसाइड द प्रोसेसर जनरेट नहीं होते, लेकिन ये फॉर कॉल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर कॉल मैकेनिज्म से मुराद ये है कि जैसे हम कोई सब रूटीन कॉल करते थे ना, हमारे पास एक सब रूटीन होती थी, ठीक है, हम उसको कॉल कैसे करते थे? हम उसके पीछे कॉल का कीवर्ड लिखते थे, फिर हम इस सब रूटीन का लेबल यहाँ पे लिख के जब इसको कॉल करते थे तो वहाँ से हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता था, और एंड पर हम लिखते थे रिटर्न, तो रिटर्न से हम वापस इस जगह आ जाते थे। तो जो फॉर कॉल होती है उसमें ये होता है कि साथ साथ हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी लोड होता है स्टैक में कि आपने किस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे वापस आना है, साथ साथ हमारे पास कोड सेगमेंट भी लोड होता है, ठीक है। तो इंटरप्ट भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सिर्फ समझने के लिए हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जैसे कॉल हम कर रहे हैं, इसी तरह अगर हम इंटरप्ट जनरेट करें यहाँ से, ठीक है, तो समझें कि मैंने लिख दिया इंट, कॉल जहाँ पे लिखा था वहाँ पे मैंने लिख दिया इंट, तो इससे इंटरप्ट जनरेट हो गई। यहाँ पे लेबल था सब रूटीन का, यहाँ पे लेबल की जगह हम नंबर लिखते हैं कि ये, यहाँ पे लेबल नहीं होते, नंबर होते हैं कि हम फलां नंबर का इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं। तो जैसे कॉल करते थे तो वो उस लेवल पे जाते थे हम, ठीक है, वहाँ से सारा कोड एग्जीक्यूट होता था और फिर एंड पे रिटर्न हो जाते थे वापस इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम जाते थे तो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्टोर हो जाता था, ठीक है, और वापस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लोड हो जाता था जब वापस हम इस जगह पे आते थे। इंटरप्ट में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ साथ सी एस भी लोड होगा, ठीक है, फॉर कॉल होगी ये, क्योंकि फॉर कॉल में भी ऐसे ही होता था। लेकिन तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, फ्लैग की वैल्यूज़ भी स्टोर हो जाएंगी। फ्लैग की वैल्यूज़ क्यों स्टोर होंगी कि जब इंटरप्ट वाली रूटीन जो होगी एग्जीक्यूट होगी ना, वो एग्जीक्यूट होते हुए कहेगी कि भाई जब मैंने एग्जीक्यूट होना शुरू कर हो गया है ना, तो अब मुझे कोई भी तंग ना करे। तो वो क्या करेगी, हमारे पास जो फ्लैग होते हैं इंटरप्ट के और ट्रैप के, उनको क्लियर कर देगी कि अब कोई भी इंटरप्ट जनरेट ना हो, कोई भी ट्रैप जनरेट ना हो, जो भी होगा ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर हम फ्लैग्स की पुरानी वैल्यू भी स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जब हम रिटर्न करते हैं तो हम लिखते हैं आई आर ई टी, खाली आर ई टी नहीं लिखते, आई आर ई टी लिखते हैं कि हम इंटरप्ट से रिटर्न कर रहे हैं, ताकि पता चल जाए कि फ्लैग भी हमने वापस लोड करना है। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर में तो कुछ डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंटरप्ट्स होती हैं जो डिफ़ाइन होती हैं, जिनकी रूटीन्स, जैसे ये इंटरप्ट नंबर कॉल होगा ज़ीरो, तो उसकी एक इंटरप्ट डिफ़ाइन हुई है कि इसने फ़लाँ जगह पर इसकी रूटीन पड़ी हुई है और इसने उसको एग्जीक्यूट करना है जब ये इंटरप्ट जनरेट होगा और उससे वापस आना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस रूटीन के बजाय अपना फंक्शन या अपनी रूटीन बना के लोड कर देते हैं कि वैसे तो इंटरप्ट जीरो से ये वाली रूटीन कॉल होती है, लेकिन मैंने अपनी एक नई रूटीन लिख दी, मैं चाहता हूँ अब ये होने के बजाय ये हो जाए, क्योंकि ये इंटरप्ट जो होती है ना सारी रैम में लोड हुई होती है, तो रैम में हम डाटा चेंज कर सकते हैं ईजिली। तो हम क्या करते हैं, इस रूटीन की जगह अपनी रूटीन अपलोड कर देते हैं, लोड कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि इंटरप्ट जीरो जब जनरेट होगी तो मेरी बनाई हुई जो रूटीन होगी वो जनरेट होगी, तो इसको कहते हैं हुकिंग एंड इंटरप्ट, के हम इंटरप्ट के साथ किसी रूटीन को हुक कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली यही चीज़ लिखी हुई है कि इंटरप्ट में हमारे पास सी एस और आई पी के साथ साथ फ्लैग भी हम पुश करते हैं स्टैक में, और हम रूटीन के बीच में हम पुशिंग एंड पॉपिंग नहीं करते इनसाइड द रूटीन, बल्कि हम रूटीन से पहले पुश करते हैं और रूटीन ख़त्म होने के बाद पॉप करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब रूटीन स्टार्ट हो चुकी होती है तो ऑलरेडी टेम्पर्ड वैल्यू हमारी आ चुकी होती है सी एस और आई पी में, ठीक है, क्योंकि वो उस रूटीन की आ चुकी होती हैं। अच्छा, अब रियल इंटरप्ट्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स कौन सी होती हैं और वो किस लिए होती हैं। वो कम्युनिकेशन विद दी हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जब हमने कोई भी जनरेट करनी है इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो होती है ना वो तो ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो होती हैं वो हम जनरेट कर रहे होते हैं या किसी वजह से जनरेट हो जाती हैं। तो
उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, INT की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं इंटरप्ट जनरेट करने के लिए। अब जब इंटरप्ट जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोड था, यहाँ पे एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, अब उसको कैसे पता चलेगा कि इस इंटरप्ट ने कौन सी रूटीन को एग्जीक्यूट करना है? तो उसके लिए एक टेबल होता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होनी है ना, उसको तो हम बोल रहे हैं रूटीन, और उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो ये जो एक टेबल होगा जो बताएगा कि फ़लाँ नंबर के की जब इंटरप्ट जनरेट हो तो आपने फ़लाँ रूटीन एग्जीक्यूट करनी है, इस टेबल को कहते हैं IVT, इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसको इंटरप्ट हैंडलर भी बोला जाता है, और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मैकेनिज्म है वो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स यूज़ करता है। वेक्टर्ड इंटरप्ट से मुराद ये है कि जिस टाइम इंटरप्ट जनरेट होगी उसी टाइम वो लुकअप करेगा टेबल के अंदर, और उस टाइम देखेगा, मैप करेगा इंटरप्ट को टू द इंटरप्ट हैंडलर या इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो एग्जीक्यूट होनी है उस इंटरप्ट के लिए। तो ये जो टेबल होता है इसके अंदर अगर हम न्यू एंट्री डाल दें, यानी अपनी मर्जी की एक रूटीन डाल दें कि अभी तक ये हो रही थी, अभी मैं चाहता हूँ ये रूटीन हो, उसको कहते हैं हुकिंग एंड इंटरप्ट, यानी हम उस इंटरप्ट को हुक कर रहे हैं। तो जो अभी ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यहाँ से कि सिंगल बाइट आर्गूमेंट होता है इसका इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन का, और ये वेरी करता है 0 से लेके 255 तक, क्योंकि सिंगल बाइट होता है तो 2 रेज़ टू पावर 8 तक, 2 रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट होकर 2 रेज़ टू पावर 7 तक ये जाते हैं, ठीक है। तो 255 तक ये जाते हैं, 0 to 255। दिस इज द इंटरप्ट नंबर इन्फॉर्मिंग द प्रोसेसर विच इंटरप्ट इज करंटली ऑफ इंटरेस्ट, यानी नंबर से ही पता चलेगा कि कौन सी इंटरप्ट आपने रूटीन एग्जीक्यूट करनी है। तो ये वेक्टरिंग मैकेनिज्म के ज़रिए हम बताते हैं, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ इंटरप्ट नंबर्स जो हैं वो रिजर्व कर दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो है ना कि मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ इंटरप्ट और साथ लिख रहा हूँ 23, तो 23 नंबर की मैंने इंटरप्ट जनरेट की और वो टेबल में गया 23 के लिहाज से देखा। कुछ इंटरप्ट्स हैं जो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, वो खुद ब खुद जनरेट हो जाती हैं, जैसे मैंने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, क्या मैंने कोई इस तरह कोई और चीज़ एरर जनरेट किया जानबूझकर या गलती से, तो ये हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट रूटीन्स होती हैं जो रिजर्व्ड कर दी जाती हैं और हम उनको खुद यूज़ नहीं करते, वो खुद ब खुद यूज़ होती हैं। ये प्रोसेसर की वर्किंग से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल इंट 0 जो है ये डिवाइडेड बाय 0 इंटरप्ट है। अच्छा, कुछ इंटरप्ट्स हैं वो IBM PC ने के डिज़ाइनर ने रिजर्व कर ली फॉर इंटरफेस यूज़र प्रोग्राम्स विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि यूज़र प्रोग्राम होते हैं ना वो उसमें कर्नल मोड में एग्जीक्यूट नहीं करते, वो यूज़र मोड में होते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कर्नल मोड में होता है। तो कुछ इंटरप्ट्स ऐसी होती हैं जो सिस्टम कॉल जनरेट करके सिस्टम के एप्लीकेशंस को चलाने के लिए होते हैं, लेकिन बस इसके अंदर यही है कि कुछ इंटरप्ट्स रिजर्व कर दी गई हैं। तो जो हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल है जो कि यूज़ होता है इंटरप्ट नंबर को इंटरप्ट हैंडल के साथ एसोसिएट करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए, इसकी लोकेशन फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे हमारे पास कोई किताब होती है, ठीक है, हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास शुरू में ना टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, लिखा होगा कि चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 20 पे पड़ा है। तो हम यहाँ से देखते हैं चैप्टर नंबर 1 कहाँ पड़ा है, 20 पेज पड़ा है, हम पेज 20 पे जाके चैप्टर 1 नंबर 1 पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना, इसकी लोकेशन फिक्स होती है कि ये हमेशा बुक के स्टार्ट में होता है, ताकि कोई ये ना हो कि किसी बुक के बीच में हो, किसी के आखिर में हो, हमेशा बुक के स्टार्ट में ही जनरली रखा जाता है, ताकि सबको पता चले कि उन्होंने कहाँ से ये टेबल कंटेंट देखना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर और आगे चैप्टर नेम और नंबर लिखे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है। तो इसी तरह हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल है। एक तो ये शुरू में होगा बिल्कुल मेमोरी के, ठीक है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर हर किसी की एलोकेटेड मेमोरी एड्रेस के लिए बाइट्स होंगी, ठीक है, कि कौन सा वेक्टर है, नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो हमारे पास जो भी एंट्री होती है टेबल के अंदर वो 4 बाइट्स की होती है। 4 बाइट्स की क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास सेगमेंट एड्रेस भी होता है और ऑफसेट एड्रेस भी होता है। जो फर्स्ट 2 बाइट्स होती हैं वो ऑफसेट एड्रेस को कैरी कर रही होती हैं, और जो नेक्स्ट 2 बाइट्स होती हैं वो सेगमेंट एड्रेस को कैरी कर रही होती हैं, ठीक है। यानी हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, इसकी ये तमाम टेबल की एंट्रीज हैं। तो एक एंट्री जो होगी उसके अंदर जो लोअर एड्रेस होगा उसके अंदर ऑफसेट का एड्रेस होगा, जो हायर एड्रेस होगा उसमें सेगमेंट का एड्रेस होगा, क्योंकि जो लिटिल इंडियन होता है उसमें यही होता है कि हायर वैल्यू की चीज़ को हायर एड्रेस पे रखा जाता है, तो हमारे पास सेगमेंट ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो देखें सेगमेंट तक पहुंचना ज़रूरी है। ऑफसेट तो उसके अंदर एक छोटी चीज़ है, आप सेगमेंट के शुरू में पहुंच जाएं, उसके आगे आप ढूंढ लेते हैं चीज़ को, तो इस वजह से सेगमेंट को हायर जगह पे रखा जाता है। अच्छा, अब कोई भी एन है उसके लिए अगर आपने देखना है कि उसकी कौन सी एंट्री है, फॉर एग्जांपल एन 5 है, 4 है, तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है हर इंटरप्ट ले रही है 4 बाइट। पहली इंटरप्ट लेगी 1 2 3 4, ये मेमोरी एड्रेस लेगी, ठीक है। तो
बल्कि ये 0 मेमोरी एड्रेस से स्टार्ट होगा, तो पहली इंटरप्ट जो है वो लेगी हमारे पास 0 1 2 और 3, ठीक है। ये पहली इंटरप्ट की सारी जगह आ गई। उसके बाद जो इंटरप्ट, ये इंटरप्ट 0 होगी, ठीक है, जो हमारी डिवाइड बाय 0 वाली। अब इंटरप्ट 1 है, उसके लिए हो गया 4 5 6 7। तो किसी भी इंटरप्ट के लिए हमने देखना है कि वो कौन से 4 वैल्यूज पे पड़ी हुई है। तो जो पहले 2 वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर ऑफसेट होता है, दूसरी 2 पर हमारे पास सेगमेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने 15वीं इंटरप्ट के लिए देखना है, तो मैं 15 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 60। तो 60 के ऊपर क्या होगा, इंटरप्ट नंबर 15 का ऑफसेट पड़ा होगा। 60 में +2 करूंगा तो 62 पे मेरे पास क्या होगा, 60 और 61 पे तो मेरे पास आ गया क्या, ऑफसेट। 62 पर मेरे पास पड़ा होगा इसका सेगमेंट का एड्रेस। 62 और 63 दो जगह पे वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, जब भी इंटरप्ट जनरेट होनी है, इंटरप्ट टेबल में उसने जाना है, एन मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू करना है, जब इंटरप्ट नंबर कौन सा है, और उस जगह पे देखना है क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस पे जाके उसने वैल्यू जो पड़ी हुई है उस पे जाकर उसने इंटरप्ट रूटीन को एग्जीक्यूट कर देना है। हम क्या करते हैं, हम टेबल के अंदर चेंज ले आते हैं, हम उसके अंदर अपना न्यू हैंडलर डाल देते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो डाली हुई नई रूटीन होती है वो एग्जीक्यूट होती है और मैपिंग चेंज हो जाती है। अब ये जो इनडायरेक्शन का मैकेनिज्म है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरप्ट्स को, ठीक है। इनडायरेक्शन का जो इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट है ना, वो फॉर कॉल की तरह है, लेकिन फॉर कॉल में इनडायरेक्शन उस तरह से नहीं होती जिस तरह इंटरप्ट्स में होती है। अच्छा, अब जो ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट है ये लिखा हुआ है सेम है, whether it is the result of an interrupt instruction software interrupt or it is generated by external hardware which passes the interrupt number by different mechanism। हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट दोनों का एक ही तरह का मैक्सिमम होता है, दोनों टेबल को ही देख रहे होते हैं, ठीक है, कि जिस टेबल में वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है। तो जो फ्लैग की वैल्यू होती है वो क्या, जब कोई भी इंटरप्ट कॉल होगा, फ्लैग की वैल्यू सबसे पहले पुश की जाएगी स्टैक पर, ठीक है। उसके ऊपर क्या पुश किया जाएगा, कोड सेगमेंट पुश किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, ऑफसेट पुश किया जाएगा। यानी सबसे, अब ये देखें ना, स्टैक -2 में चलता जाता है, ठीक है, -2 -2। तो सबसे कम एड्रेस पे हमारे पास, अगर ये -2 है, ये -4 बन जाएगा, -6। सबसे कम एड्रेस पे हमारे पास ऑफसेट पड़ा होगा, फिर सेगमेंट, उससे हायर एड्रेस पर, उससे हायर एड्रेस पे हमारे पास फ्लैग की वैल्यूज पड़ी होंगी। फिर ये क्या करता है कि हमारे पास जो इंटरप्ट और ट्रैप फ्लैग है उसको क्लियर कर देता है कि एक बार इंटरप्ट की रूटीन चली तो बस कुछ और नहीं चल सकता। अब जब ये अपना काम खत्म करेगा तो IRET इंस्ट्रक्शन होगी, जिससे हम वापस कॉलर के पास आएंगे। तो क्या होगा, और जो हमने पुराना जहाँ से हम इंटरप्ट कॉल हुई थी वो वाला ऑफसेट कॉल करेंगे, वो ऑफसेट में IP में रजिस्टर में सेव कर देंगे, कोड सेगमेंट रजिस्टर में ये सेगमेंट का एड्रेस सेव कर देंगे, और फ्लैग वापस जो वैल्यूज थी इंटरप्ट और ट्रैप की वो सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इंटरप्ट्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी उनमें 3 चीज़ों पर हमने फोकस किया कि इंटरप्ट और IRET इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या होता है, और प्रोसेसर क्या करता है जब कोई भी इंटरप्ट जनरेट होती है। अब हमारे पास एक RETF भी होता है। RETF क्या होता है कि ये फ्लैग्स को वापस अपनी पुरानी वैल्यूज़ के ऊपर रिस्टोर नहीं करता, बल्कि इंटरप्ट रूटीन के अंदर जो फ्लैग की वैल्यू बन चुकी है ना, अपडेटेड वैल्यूज़, वो रहने देता है, उनको वापस नहीं करता। तो ये होता है, लेकिन ये किसी स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, हम इसको यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर IRET को ही यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आपने जनरली देखना हो कि इंटरप्ट जो है उसका कोड क्या होगा, उसका कोड क्या होगा, पहले हम विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले हमने स्टैक है, उसके ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो स्टैक पे पुश करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, S-2, स्टैक पॉइंटर -2, स्टैक पॉइंटर में से -2 हो जाता है, और वैल्यू फिर स्टैक के अंदर पुश हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फ्लैग पुश किया, फिर उसके ऊपर हमने पुश किया सेगमेंट, फिर उसके अंदर हमने पुश किया उसके ऊपर ऑफसेट। सेगमेंट हमारा पड़ा हुआ है CS रजिस्टर में, ऑफसेट हमारा पड़ा हुआ है IP रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैक -2, स्टैक पॉइंटर में से -2 करेंगे, फिर फ्लैग को स्टैक में डाल देंगे, फिर अगली चीज़ डालने के लिए -2 करेंगे, CS को डाल देंगे, फिर अगली चीज़ डालने के लिए -2 करेंगे, IP को डाल देंगे। और साथ में ये चीज़ें करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग को 0 कर दें, बेशक आप यहाँ पे 0 कर दें, ठीक है। तो जब नया कोड सेगमेंट आप ने कर दिया ना, डाल दिया, ठीक है, और नया आपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर डाल दिया, उससे पहले आप फ्लैग्स को 0 कर दें। क्यों? क्योंकि जब नई चीज़ डाल दी, नया कोड, नई रूटीन जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुकी होगी, तो अब आपने फ्लैग्स जो हैं उनको सेट कर देना है कि कोई और इंटरप्ट या ट्रैप ना आए, जो रूटीन एग्जीक्यूट हो रही है वही होती रहे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होगा कि पुराने वाले तो मैंने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और सेगमेंट स्टैक पे डाल दिए। अब जो अभी हमारा करंट रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का, उस जगह पर हमारे पास आ जाएगा n × 4, यानी ऑफसेट आ जाएगा, जो कि
एन का मतलब है कि कौन सा इंटरप्ट नंबर है, और सी एस सेगमेंट के अंदर एन मल्टीप्लाई बाय 4+2 आ जाएगा, यानी हमारा सेगमेंट कौन सा है। ये दोनों चीज़ें जैसी नई लोड होंगी सी एस और आई पी में, तो हमारी एग्जीक्यूशन इंटरप्ट की स्टार्ट हो जाएगी। आई आर ई टी क्या करता है कि स्टैक पे जो वैल्यूज़ पड़ी थी उनको वापस डालते हैं। सबसे ऊपर आई पी रखा था, सबसे पहले हम स्टैक में वो डालेंगे, फिर एस पी प्लस टू कर देंगे, फिर सी एस डालेंगे, फिर एस पी प्लस टू कर देंगे, स्टैक से वापस निकालेंगे, सॉरी स्टैक में नहीं डालेंगे। फिर फ्लैग रजिस्टर में हम जो फ्लैग की तीसरे नंबर पे वैल्यू पड़ी थी वो डाले थे और एस पी प्लस टू कर देंगे। तो ये हमारे पास माइक्रो कोड डिस्क्रिप्शन है इंटरप्ट की और आईरेट की, ठीक है। अब माइक्रो कोड से पढ़ने से हमें वर्किंग इसकी सारी कंप्लीटली अंडरस्टूड हो चुकी होगी। अब इंटरप्ट मैकेनिज्म जो है वो हमने स्टडी कर लिया। ये कॉल फॉर कॉल की तरह का ही मैकेनिज्म है, बस ये क्या करता है फ्लैग्स को भी पुश करता है इन एडिशन टू द सी एस एंड आई पी। तो ये एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं कि हमारे पास कैसे एक बुक की एग्जांपल से हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल को समझ सकते हैं। इंटरप्ट वेक्टर टेबल के 256 चैप्टर्स होते हैं और इंटरप्ट मैकेनिज्म जो है वो चैप्टर नंबर अप्रोप्रिएट लेता है और डिजायर्ड पेज के ऊपर चला जाता है इंटरप्ट रूटीन के लिए। यानी ये वो एग्जांपल दी गई है बुक से जैसे हमने पहले देखी थी, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि 256 टोटल चैप्टर्स हैं। तो इसका जो टोटल साइज बनता है ना वो बनता है 1 KB। क्यों? क्योंकि हमारे पास 256 टोटल है एंट्रीज और हर एंट्री 4 बाइट्स की है। तो हमारे पास 256 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 KB बन जाएगा। तो 1 KB टोटल साइज होता है हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल का। हर एंट्री 4 बाइट की होती है और टोटल 256 एंट्रीज होती हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं जब हम किसी भी इंटरप्ट को इंटरप्ट क्या करती हैं टेम्परेरी ब्रेकेज प्रोग्राम फ्लो में डाल देती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं अपनी रूटीन डाल के उसको हुक कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिजर्व्ड इंटरप्ट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। इंटरप्ट जीरो जो है ये डिवीजन बाय जीरो की इंटरप्ट है। यानी हमारा क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा आ गया, वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में फिट नहीं हो रहा, तब भी इंटरप्ट जनरेट हो जाती है। ये इंटरप्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट नहीं करती, बल्कि ये सेम इंस्ट्रक्शन पे आ जाती है जिसने इसको जनरेट किया था। वैसे तो क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कंप्लीटली होती है फिर इंटरप्ट जनरेट होती है, ये एग्जीक्यूशन होनी नहीं देती। ये पहले ही जनरेट हो जाती है, इंटरप्ट एग्जीक्यूट होने के बाद जो इंस्ट्रक्शन जनरेट करती है वापस उस जगह पे ये पहुंच जाती है। अब डिवाइड इंस्ट्रक्शन जो होती है वो इस इंटरप्ट को जनरेट करती है। इंटरप्ट जीरो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी जब आप स्पेसिफिक सिचुएशन करेंगे या जीरो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा जो कि हमारे डेस्टिनेशन रजिस्टर में जैसे कैलकुलेटर होता है ना, उस पर हम बहुत बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ई लिखा एरर लिखा जाता है। तो ये इसी तरह का है कि बहुत बड़ा आपका नंबर होगा क्वेश्चन होगा तो वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में फिट ही नहीं बैठेगा। इंटरप्ट वन जो होती है हमारे पास ये ट्रैप के लिए यूज़ होती है, सिंगल स्टेप इंटरप्ट। यानी जैसे हमने डिबगर देखा था, हम उसके अंदर क्या करते थे बारी बारी अलग अलग तमाम लाइन को एग्जीक्यूट करते थे, उसके लिए ये इंटरप्ट जनरेट होती है। यानी एक लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर एक ट्रैप जनरेट हुआ, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर एक ट्रैप जनरेट हो गया। ये डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो 8088 पहला ऐसा प्रोसेसर था जिसके अंदर ये एबिलिटी उसने डाली थी। नेक्स्ट हमारे पास इंटरप्ट टू है जिसको कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अच्छा, जो भी हमारे पास इंटरप्ट जीरो जनरेट हो रही होती है या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती हैं वो तो प्रोसेसर के अंदर से होती हैं। रियल इंटरप्ट जो होती हैं वो हार्डवेयर से प्रोसेसर के बाहर से आ रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं फ्लैग सेट कर देते हैं, सेट इंटरप्ट, क्लियर इंटरप्ट। तो जब हम क्लियर इंटरप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि अब इसके बाद कोई इंटरप्ट ना आए जब तक मैं दोबारा सेट इंटरप्ट का फ्लैग सेट ना करूँ। तो हमारी जो दो पिन है, एक इंट पिन है, ठीक है, और एक एन एम आई पिन। जो इंट पिन है इंटरप्ट पिन है वो तो डिसेबल होगी, उसने कहा भाई बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी तो हो सकती है ना। उसके लिए फिर हम नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन यूज़ करते हैं जो कि फ्लैग से फिर सेट क्लियर से कंट्रोल नहीं होती। ये इसको क्योंकि मास्क नहीं किया जा सकता सेट इंटरप्ट या क्लियर इंटरप्ट से, तो कोई फैटल हार्डवेयर फेलियर हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई तो इंटरप्ट टू उसको जनरेट करती है विद द हेल्प ऑफ एन एम आई पिन। अच्छा, अब हमारे पास इंटरप्ट थ्री है जो कि डिबग इंटरप्ट कहलाती है। अब क्या होता है ज़्यादातर हमारे पास जो कोड होते हैं उनके अंदर जो है ना सिंगल बाइट ऑप कोड नहीं होता, ऑप कोड 2 बाइट्स का होता है। तो इसके अंदर सिंगल बाइट ऑप कोड के साथ आप इंटरप्ट नंबर लगा देते हैं तो ये डिबगिंग में हेल्प करती है। इसके लिए हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अभी बस ये याद रखेंगे इंटरप्ट थ्री जो है वो डिबग इंटरप्ट के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इंटरप्ट फोर, ये अरिथमेटिक ओवरफ्लो के लिए होती है, चेंज ऑफ साइड। जैसे हमने देखा था ना ओवरफ्लो फ्लैग था, जब अनएक्सपेक्टली हमारा साइन चेंज होता था तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता था। तो ये इंटरप्ट जनरेट होती है जब हमारा ओवरफ्लो सेट होता है। और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है इन टू। इन टू का मतलब है इंटरप्ट ऑन ओवरफ्लो। अगर ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा तो ये जनरेट होगी, अगर नहीं होगा सेट तो फिर ये नो ऑपरेशन के तौर पर परफॉर्म करेगी। तो ये हमारे पास 5 इंटरप्ट्स हैं जो इंटेल ने रिजर्व कर ली और जो यूज़र के यूज़ के लिए नहीं रखी हुई।
ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, एक्सप्लिसिटली नंबर डाल डाल के इनको जनरेट नहीं किया जाता। इंटरप्ट ज़ीरो होती है हमारे पास डिवाइड बाई ज़ीरो के लिए। इंटरप्ट इंटरप्ट टू हमारे पास होती है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इंटरप्ट थ्री हमारे पास होती है डिबगिंग के लिए, और इंटरप्ट फोर हमारे पास होती है फॉर अरिथमेटिक ओवरफ्लो और चेंज ऑफ साइन बिट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हुकिंग एंड इंटरप्ट, जिसका हम कोड देखेंगे। हुकिंग एंड इंटरप्ट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इंटरप्ट ने इंटरप्ट वेक्टर टेबल से रूटीन पकड़नी है, तो हम उस रूटीन की जगह अपनी डाल दें, तो उस मतलब एड्रेस चेंज कर दें, वहाँ पे जो पहले से रूटीन का एड्रेस डला हुआ है वो चेंज करके हम अपनी रूटीन का एंटर कर दें, तो हम क्या करते हैं, एक इंटरप्ट को हुक करते हैं। तो डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट, कौन सी इंटरप्ट है ये है इंट ज़ीरो। ठीक है, अब इंट ज़ीरो के लिए अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये जब इंटरप्ट जनरेट होगी तो क्यों होगी, हमने देखा था कि जब हमारा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल और डेस्टिनेशन रजिस्टर इज़ डी एक्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल स्टोर हो रहा है, अगर ये बहुत बड़ा है, डी एक्स में फिट नहीं हो रहा, तो ये इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये इंटरप्ट जनरेट होगी ये क्या करेगी, ये कैलकुलेट करेगी कि वेक्टर टेबल में इसकी लोकेशन क्या बन रही है। तो उसके लिए हम करेंगे जीरो मल्टीप्लाई बाय फोर। जीरो मल्टीप्लाई बाय फोर का मतलब है जीरो, यानी जीरो पर इस और जीरो और वन दो बाइट्स पे इसका ऑफसेट पड़ा होगा, और टू और थ्री इन दो पर इसका पड़ा होगा सेगमेंट। तो हमने क्या करना है, अब ये वैसे तो ये होगा कि ये इस जगह पे जो ऑफसेट और इस जगह पे जो सेगमेंट पड़ा हुआ है उसको लोड करके वो वाली रूटीन एग्जीक्यूट कर देगी। हम क्या करें कि हम इस जगह पे ना ज़ीरो वन और टू थ्री पर अपनी रूटीन ऐड कर दें, अपनी रूटीन का कोड सेगमेंट और अपनी रूटीन का ये ऑफसेट ऐड कर दें। तो ये हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, प्रोग्राम लिखने में हमने क्या किया कि स्टार्ट किया हमने ए एक्स एक्स और ए एक्स कर दिया, यानी ए एक्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी जीरो, एक्स और इटसेल्फ किया इसको जब, तो ये जीरो आता है, किसी भी चीज़ को इटसेल्फ उसके साथ एक्स और करते हैं। फिर हमने क्या किया, ई एस के अंदर स्टोर कर दिया जो हमारा सेगमेंट है ज़ीरो। अब हम करते हैं मूव वर्ड ई एस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई फोर। देखें हमने इंटरप्ट ज़ीरो जनरेट करनी है, तो हम सेगमेंट रजिस्टर ई एस के साथ एसोसिएट करेंगे ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई फोर, और उसके अंदर हमने मूव कर दिया क्या, माई आई एस आर फॉर ज़ीरो। ये जो हमने रूटीन बनाई है ना, ये हमने रख दी कहाँ पर, ऑफसेट के एड्रेस में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मूव ई एस जीरो मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस टू, यानी इसके अंदर प्लस टू करके सेगमेंट के एड्रेस पे कोड सेगमेंट जो हमारा अभी करंट कोड है ना, जो ये चला रहा है स्टार्ट वाले को, इस चीज़ को, इसका सेगमेंट हमने डाल दिया। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसी कोड सेगमेंट के अंदर हमने ये रूटीन डिफाइन की हुई है माई एस आर फॉर जीरो। और अब हम एक्सप्लिसिटली कॉल भी कर सकते हैं, कॉल जनरेट इंटरप्ट ज़ीरो, या हम ऐसा भी कर सकते थे कि कोई नंबर लिया और बहुत बड़ा नंबर ले लिया और उसको किसी छोटे नंबर से डिवाइड कर लिया, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, डेस्टिनेशन में स्टोर नहीं हुआ, तो ये इंटरप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती। लेकिन हमने ऑटोमेटिकली जनरेट करने के बजाय क्या किया, एक्सप्लिसिटली इसको जनरेट कर दिया, जनरेट इंटरप्ट जीरो, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने ये इंटरप्ट क्या किए। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, अगर इसको समझ लें, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आगे जाके हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, तो इसको अच्छे से समझ लें। हमारा फॉर एग्जांपल आईपी रजिस्टर है ना, वो पड़ा हुआ है 0x100 फॉर एग्जांपल। CS हमारा जो है वो पड़ा हुआ है एक एड्रेस 1600 पे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अब आप ये रूटीन जनरेट करो। तो हम क्या करेंगे कि हमारी ये जो वैल्यूज़ होंगी ना, इनको स्टैक में सेव कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे सेट कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे हमारा जो कोड सेगमेंट है उसकी वैल्यू, फिर हम करेंगे आईपी की वैल्यू सेव। ठीक है, अब जब ये जनरेट होगा ना इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट ज़ीरो, तो हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या, ये क्या करेगा, ये आईपी में वो वैल्यू स्टोर करेगा जो जीरो मल्टीप्लाई बाय फोर पे पड़ी हुई है। वहाँ पे क्या पड़ी हुई है, माई आई एस आर फोर जीरो, ये पड़ी हुई है, ये वहाँ पे स्टोर कर देगा। और सी एस में ये क्या करेगा, सी एस में वो वैल्यू स्टोर करेगा जो फोर प्लस टू पे पड़ी है, वो हमारी वाली वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो वहाँ पर हमारे कोड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे कोड सेगमेंट में आएगा और इस ऑफसेट पे आके कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब इस जगह पे हमने क्या किया हुआ है, ए एक्स के अंदर हमने एक बहुत बड़ा नंबर डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद बहुत बड़ा नंबर डालने के बाद हमने एक छोटा सा डिवाइज़र रख दिया टू, और डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड बी एल ने क्या किया, ए एक्स में जो नंबर था ना 8432, इसको टू से डिवाइड किया। जब इसने टू से डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमारा जो आएगा ना, वो जब जनरेट होगा तो वो ए एक्स जिसमें डी एक्स में स्टोर हो रहा था, तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमारी इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी। यानी ये कोई डिफाइंड कोई कॉल इस तरह से हम इंटरप्ट ज़ीरो की नहीं कर सकते कि हम कहें कि ये कोई कोड है कि जनरेट इंटरप्ट ज़ीरो तो ज़ीरो होती है, बल्कि हमने अपनी ये रूटीन कॉल की है जिसके अंदर हम ये काम कर रहे हैं कि इसको जनरेट कर रहे हैं बाय, मतलब देखें ना, एक्सप्लिसिटली यूज़र जनरेट नहीं कर सकता, सिस्टम ने जनरेट करनी है, तो हम इसको इस तरह जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर लेके उसको छोटे नंबर से डिवाइड करके। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इंटरप्ट है माई ISR फॉर ज़ीरो, ये हमने क्या बनाई हुई है। तो अब ये जनरेट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, तमाम रजिस्टर्स को स्टैक पे पुश कर दिया। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारा CS रजिस्टर है उसको हमने डाटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर लोड कर लिया। ठीक है, यानी जो भी CS रजिस्टर था उसको डाला स्टैक पे और DS के अंदर पॉप DS किया, तो वो DS में डाटा सेगमेंट में लोड हो गया। ठीक है, तो डाटा सेगमेंट हमारे डाटा सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है। अब हमने कॉल किया क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कॉल करने का वो पता है, मैं उसको दोबारा डिफाइन नहीं करूँगा। उसमें हम क्या करते हैं, 0720 AX रजिस्टर के अंदर स्टोर करके तमाम स्क्रीन पर प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, तो हमारी क्लियर स्क्रीन हो जाती है। जब क्लियर स्क्रीन से हम रिटर्न आए वापस, तो अब हमने क्या किया कि AX के अंदर डाला 30 और पुश कर दिया स्टैक पे, ये हमारी हो गई x की वैल्यू। फिर 20 डाला, वो भी पुश कर दिया। फिर 0 से x71 डाला, ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया। हमने यानी x पोजीशन, y पोजीशन और एट्रीब्यूट, ये तीनों चीज़ें स्टैक पे पुश की हैं। ठीक है, और हमारा जो मैसेज का एड्रेस है डाटा सेगमेंट पे हमने इसलिए पॉइंट किया था, हमने अपना मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कराना था। ठीक है, तो मैसेज का एड्रेस हमने इसको भेज दिया और प्रिंट स्क्रीन का फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन का फंक्शन कॉल होगा। प्रिंट स्क्रीन का फंक्शन पहले डिफाइन हो चुका है, वो क्या करेगा, हमारे मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा और वहाँ से रिटर्न होगा। जब वहाँ से रिटर्न होगा वो इस जगह पे आएगा और हमारे सारे जो वैल्यूज़ हमने रजिस्टर में स्टोर की थी वो पॉप करेंगे और एंड पे RET के बजाय IRET करेंगे, इंटरप्ट रिटर्न करेंगे। अच्छा, मैसेज हमने क्या स्क्रीन पर शो किया है कि यू डिवाइडेड समथिंग बाय ज़ीरो, ये हमने जनरेट किया। तो इसमें क्लियर स्क्रीन और प्रिंट स्क्रीन एक्सप्लिसिटली रूटीन डिफाइन नहीं हुई क्योंकि हम पहले वो डिटेल में देख चुके हैं। उसके अलावा जो इंटरप्ट की जहाँ पे फोकस हुआ है कि कैसे हम एड्रेस के ऊपर चेंज करके अपनी वैल्यू डालते हैं और उसके अंदर हम अपनी मर्जी का कोई भी कोड लिख सकते हैं, जैसे हमने क्लियर स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन वाला सारा कोड लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम हुक कर सकते हैं किसी भी इंटरप्ट को। ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा हमारा डिज़ायर्ड मैसेज शो हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्व करें कि इंटरप्ट ज़ीरो कॉल हमने कहीं नहीं की। ये जो हम कॉल जनरेट ज़ीरो इंटरप्ट ज़ीरो कर रहे थे ना, ये कोई इंटरप्ट ज़ीरो की कॉल नहीं थी, ये हम अपने ही लिखी हुई रूटीन को कॉल कर रहे थे जो इस लेबल के साथ है। ठीक है, तो हमने कोई एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं की। जैसे ही हम एक बहुत बड़े नंबर को डिवाइड किया तो ऐसा रिजल्ट था जो कि डेस्टिनेशन में पुट नहीं हो सकता था, तो वो एरर जनरेट हुआ, इंटरप्ट खुद ब खुद ही कॉल हो गई। हमने क्या किया, सिर्फ वेक्टर चेंज किया और रिस्पॉन्स चेंज कर दिया सिस्टम का, अपनी मर्जी का सब रूटीन वहाँ पे ऐड कर दी। तो अच्छा, इस कोड में क्या होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक सिस्टम स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इंटरप्ट ज़ीरो हमने पढ़ा था कि वो अगले इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाती, उसी इंस्ट्रक्शन पे जाती है, दोबारा उसी इंस्ट्रक्शन पे आएगी, दोबारा डिवाइड जनरेट होगा, दोबारा वही चीज़ होगी, फिर दोबारा आएगी, दोबारा उसी तरह जनरेट होगी, तो एक इनफाइनाइट सा लूप बन जाएगा। तो इस वजह से हमारा सिस्टम स्टक रहेगा। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। आपने इस लेक्चर को 2-3 बार रिप्ले कर करके लाजमी देखना है, क्योंकि ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, इंटरप्ट को हुक कर रहे हैं और ये इंटरप्ट कॉल कर रहे हैं, ये हमारा साथ अब सब्जेक्ट के एंड तक नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।